Hello students, welcome to the channel. So here is the video of class 9th and as you know we are studying chapter 3 which is improvement in food resources. Now today's topic is animal husbandry in which we are going to discuss about the fishery. Animal husbandry is a branch of agriculture in which we raise and care the animals to get the animal product like milk, egg, protein, flesh, etc. And in fishery, that is the branch of animal husbandry. In fishery, we culture fishes to get the different kind of products from the fish. So let's talk about the fishery. फिशरी में हम क्या करते हैं, वी कल्चर द फिशेस टू गेट द ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम. सो लेट्स टॉक अबाउट देम. फिश प्रोडक्शन, जैसा कि आप जानते हैं फ़िश जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे डाइट का, और फिश से जो है एक बहुत ही जो है वैल्यूएबल एंड चीप फूड हमें मिलता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है. एंड फ़िश प्रोटीन आर ईज़िली डाइजेस्टेबल. फ़िश प्रोटीन बहुत ही ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है. इन एडिशन फ़िश इज़ यूज़फुल फॉर अस इन द फॉलोइंग वेज़. फ़िशेस क्यों हमारे लिए ज़रूरी हैं, जैसे आप देख सकते हो मेडिसिनल यूज़. फ़िश लिवर ऑयल, जिसको हम कॉड लिवर ऑयल भी बोलते हैं, उसमें बहुत गुड अमाउंट में जो विटामिन ए और डी पाया जाता है. ठीक है, तो उसका हम मेडिसिनल यूज़ कर सकते हैं. बॉडी ऑयल ऑफ सम फिश लाइक हेरिंग्स एंड सार्डाइन्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडिबल ऑयल एंड मार्गराइन. तो इंडस्ट्रियल यूज़ में भी हम इनके ऑयल से एडिबल ऑयल और मार्गराइन बना सकते हैं. एग्रीकल्चरल यूज़ में हम इनको ऑर्गेनिक मैन्योर, इनकी डेड बॉडीज़, इनके वेस्ट प्रोडक्ट से हम ऑर्गेनिक मैन्योर बना सकते हैं. एंड वी यूज़ इन एग्रीकल्चर, वी कैन यूज़ इट. फीड फॉर फार्म एनिमल्स. फार्म एनिमल्स होते हैं जो ड्राइड फिश होती है, हम उनको एज अ प्रोटीन सोर्स खिला सकते हैं. एडहेसिव स्किन एंड बोन्स ऑफ फिश आर यूज टू मेक हाई क्वालिटी ग्लूज एंड एडहेसिव्स. जो फिशेस की स्किन और बोन्स होती हैं उनसे हम बहुत ही हाई क्वालिटी के ग्लूज़ और एडहेसिव्स बना सकते हैं. अब अगर हम फ़िश प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो है वो ये इंक्लूड करता है फिन फिशरीज़ एंड शेल फिशरीज़. फिन फिशरीज़ में हम क्या करते हैं, कार्टिलेजिनस और बोनी फ़िश को मैनेज करते हैं, उनका कल्चर करते हैं, उनका यूज़ करते हैं. और शेल फिशेज़ में वो फिशेज़ होती हैं जिनके पास शेल होते हैं, लाइक वो ट्रू फिशेज़ नहीं होती हैं, दे आर अदर दैन द फिशेज़. जैसे क्रैब है, प्रॉन है, मोलस्क है, उनका हम कल्चर, कैप्चर और मैनेजमेंट करते हैं एंड यूज़ करते हैं. ठीक है, तो दो टाइप का फ़िश प्रोडक्शन हो गया. एक फिन फिशरीज जिसमें ट्रू फिशेज़ हैं, जिसमें बोनी और कार्टिलेजिनस फिशेज़ आएंगी. और एक क्या हो गया, सेल फिशरी. सेल फिशरी में हम क्रैब्स, प्रॉन और मोलस्क का कल्चर करते हैं. देयर आर टू वेज ऑफ प्रोक्यूरिंग फ़िश. अगर फ़िश को हमें प्रोक्यूर करना है, पकड़ना है, कैप्चर करना है, तो उसके लिए दो तरीके हैं. फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज से आप अगर उसको फ़िश को ऑब्टेन करते हो तो आप उसको बोलोगे कैप्चर फिशरी. और अगर उसकी फॉर्मिंग करते हो, फिशेस को पालते हो, कल्चरिंग करते हो, उनकी केयर करते हो, तो उसको हम बोलेंगे कल्चर फिशरी. फिश कैन ग्रो आइदर इन सी वाटर और फ्रेश वाटर सच एज इन रिवर एंड पॉन्ड्स. फ़िश जो है वो सी वाटर में भी ग्रो कर सकती हैं, फ्रेश वाटर में भी ग्रो कर सकती हैं, जैसे कि रिवर और पॉन्ड में. आप जानते हो कि सॉल्ट वाटर फिशेज़ भी होती हैं और फ्रेश वाटर भी फिशेज़ होती हैं. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट, फिशिंग कैन बी डन बाय बोथ कैप्चर एंड कल्चर मेथड इन मराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. उनके नेचर ऑफ हैबिटेट पे डिपेंड करता है. ठीक है, हम फिशिंग को
कैप्चर और कल्चर दोनों तरीके से फ्रेश वाटर में भी कर सकते हैं और मरीन में भी कर सकते हैं, और एज वेल एज हम ब्रैकिश वाटर में भी कर सकते हैं। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? वो वाटर जहाँ पे फ्रेश और सी वाटर जहाँ पे मिलता है, तो उनके मिलने से जहाँ पे एक नया इकोसिस्टम बन जाता है, वहाँ पे जो वाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो वहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक जो है वो मछलियाँ वहाँ पर रहती हैं। 10 फिशरीज आर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो आप देख सकते हैं फिशरी जो है वो 3 टाइप की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। अगर सी वाटर में रहती है, मराइन वाटर में रहती है, तो आप उसको मराइन फिशरीज कहते हैं। जैसे दिस इंक्लूड कैप्चरिंग फ़िश ऑफ ओशन एंड सी। हम ओशन और सी से कैप्चर करेंगे फ़िश को, तो आप उसको मराइन फिशेज़ बोलोगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, पॉम्फ्रेट, ट्यूना, सार्डाइन एंड मैकेरल। These are the fishes which are found in the marine water, means they are found in the sea and ocean in the salt water. फ्रेश वाटर फिशरीज़ में इंक्लूड क्या करता है कि हम कैप्चरिंग करें और कल्चर करें ऐसी फ़िशेज़ का जो फ्रेश वाटर सिस्टम में रहती हैं, जैसे कि लेक, पॉन्ड, पैडी फील्ड, रिवर एट्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल है रोहू, कैटला, मिस्टिस, गैम्ब्यूसिया। ये क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज़। ब्रैकिश वाटर फिशरीज़ में अगर हम बात करें तो इसमें ब्रैकिश वाटर मतलब वो स्लाइटली सॉल्टी होता है, जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स होते हैं, तो वो ज़्यादा साल्टी नहीं होता, स्लाइटली सॉल्टी होता है। जैसे कि लेगून्स, एस्टुरीज, मैंग्रोव, स्वैम्प। और यहाँ पर जो मछलियाँ रहती हैं जैसे पर्ल, स्पॉट, म्यूलेट, ये क्या है? ब्रैकिश वाटर फिशेज़ हैं। Fisheries are places or establishment concerned with capturing, preserving, exploring and utilizing various types of fish, prawns, etc. फिशरीज़ में इस फिशरीज़ में हम क्या करते हैं? हम कैप्चर करते हैं, फिशेस को प्रिजर्व करते हैं, उनको एक्सप्लोर यानी कि उनको तरह तरह से एक्सप्लोर करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे कि जो भी फिशेस हैं, प्रॉन्स एट्सेट्रा। मराइन फिशरीज़ की अगर हम बात करें तो अगर इंडिया में हम बात करें तो मराइन फिशरी रिसोर्सेज जो इंडिया में है वो इंक्लूड करता है 7,516 किलोमीटर ऑफ कोस्टल लाइन and the deep seas beyond it. In India, the main varieties of marine fish are pomfret, mackerel, tuna, sardine and Bombay duck. There are many types of fishing nets, hooks, lines which are used from fishing boat for capturing marine fish. बहुत सारे मछलियों को पकड़ने के लिए बहुत सारे हम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे फिशिंग नेट हो गया, हुक हो गया, लाइन हो गया। मैकेनिकल फिशिंग बोट का इस्तेमाल करते हैं, डीप सी 154 ट्रैवलर का इस्तेमाल करते हैं टू कैप्चर द फिश। Government has located large schools of fishing in the open sea for increasing the yield of fish. These schools use satellite and echo sounder for searching the whereabout the large number of fish and give this information to fish farmer. गवर्नमेंट ने स्कूल ऑफ फिशिंग इस्टेब्लिश किया है, और ये जो स्कूल ऑफ फिशिंग है ये क्या करते हैं? सैटेलाइट और इको साउंडर का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि कहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ ज़्यादा फिशेज़ हैं, और वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो फ़िश फार्मर को देते हैं ताकि उनको फ़िशेज़ को कैप्चर करने में आसानी हो। इन एडिशन सम मराइन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फार्म्ड इन सी वाटर। दीज फिश इंक्लूड, इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू की फ़िशेज़ होती हैं उनको भी हम कैप्चर करते हैं, जैसे फिन्ड फ़िश होती है, मलेट, पर्ल, स्पॉट, भेटकी, शेल फिश सच एज मसल, प्रॉन, ऑयस्टर एज वेल एज सीवीड। ऑयस्टर का भी हम लोग कल्टीवेशन करते हैं। ऑयस्टर एक ट्रू फिश नहीं है, लेकिन ये क्योंकि ये इट लिव्स इन वाटर, तो हम इसका भी कल्चर करते हैं और कैप्चर भी करते हैं इसको, क्योंकि इससे क्या ऑब्टेन होता है? पर्ल। However, with the increasing demand on the stock of marine fish is getting depleted. This demand for more fish can only be met by culturing marine fish on a commercial basis in coastal water of India. This is known as mariculture. जो बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ हो रही है उसकी वजह से जो स्टॉक है मैराइन फ़िश का वो धीरे धीरे कम हो रहा है।
इंक्रीजिंग डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मराइन फ़िश की कल्चरिंग कर सकते हैं। इन कोस्टल वाटर ऑफ इंडिया, इसको हम लोग बोलते हैं मैरीकल्चर। ठीक है, हम कोस्टल वाटर जो है कोस्टल लाइन पे हम वी कैन कल्चर द मैराइन फिश टू फुलफिल द डिमांड ऑफ पीपल, एंड इसको हम बोलेंगे मैरीकल्चर। इनलैंड फिशरी की हम बात करते हैं। इनलैंड फिशरीज़ जो होता है वो फ्रेश वाटर फिशरीज़ और ब्रैकिश वाटर फिशरीज़ दोनों को कलेक्टिवली मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इनलैंड फिशरीज़। ठीक है, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं इनलैंड फिशरी। जैसे कि कैनाल, पॉन्ड, रिजर्वायर, रिवर, ये क्या है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। और वो प्लेस जहाँ पर सी वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स होता है, जैसे कि एस्चुरीज, लैगून्स, उनको हम लोग बोलते हैं ब्रैकिश वाटर रिसोर्स। बोथ द फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर आर इम्पोर्टेंट फिश रिजर्वायर। दोनों ही जो रिसोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के भी और ब्रैकिश वाटर के भी, दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिश रिजर्वायर हैं। ऑल्दो कैप्चर फिशिंग इज़ ऑल्सो डन इन लैंड वाटर बॉडीज़, द ईल्ड इज़ नॉट हाई। हालांकि हम इनलैंड वाटर बॉडीज़ में फ़िश को कैप्चर करते हैं, वहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं, लेकिन वहाँ से जो ईल्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो हाई नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज़ डन थ्रू एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर के थ्रू हम क्या करते हैं, फ़िश का प्रोडक्शन करते हैं। रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, प्रॉन, मोलस्क एंड क्रैब इज कॉल्ड एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेस, प्रॉन, मोलस्क, क्रैब को कल्चर करना, उनको पालना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वा कल्चर। पिसीकल्चर एंड पॉन्ड कल्चर कम अंडर एक्वा कल्चर। जो पिसीकल्चर है यानी मछलियों को पालना, और पॉन्ड कल्चर ये क्या है, एक्वा कल्चर में ही इंक्लूड किया जाता है। द एक्वा कल्चर एज एन इंडस्ट्री नॉट ओनली इंक्लूड्स रियरिंग ऑफ फिश बट ऑल्सो इंक्लूड्स मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिशरी प्रोडक्ट। एक्वा कल्चर में सिर्फ मछलियों को पालना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसका मैनेजमेंट करना, हार्वेस्टिंग करना, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसेस और फिशरी की मार्केटिंग करना भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। फ़िश कल्चर कैन ऑल्सो बी डन इन कॉम्बिनेशन विद अ राइस क्रॉप। राइस क्रॉप के साथ भी हम फिश कल्चर को हम कंबाइन कर सकते हैं, so that 5 or 6 fish species are grown in the water in the paddy field. This way fish are able to utilize the feed and water available in the rice field. आप जानते हैं कि धान की खेती में हमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है ना, तो जो धान के खेतों में जो पानी हम यूज़ करते हैं उस पानी में हम मछलियों को पाल सकते हैं, तो साथ साथ में हमारी खेती भी हो जाती है और मछलियों का प्रोडक्शन भी हो जाता है। Now we will talk about the composite fish culture. Composite fish culture इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें several species of fish are reared together. ठीक है, बहुत सारे टाइप ऑफ फिशेस को एक साथ हम रियर करते हैं इन अ सिंगल फिश पॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। एज अ रिज़ल्ट दिस प्रोडक्शन इज़ इंक्रीज विद इन द सेम कॉस्ट, क्योंकि एक ही पॉन्ड में हम कई सारे टाइप की मछलियाँ ग्रो करवा रहे हैं, तो सेम कॉस्ट में हमको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश स्पीसीज़ आर यूज्ड इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। कंपोजिट फिश कल्चर में हम अपने लोकल फिशेस को भी ग्रो कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है वो इम्पोर्टेड फ़िश, जो फॉरेन से हम फिशेस की स्पीसीज़ मंगाते हैं, उनको भी उसमें हम सेम टाइम में, सेम पॉन्ड में, सेम कॉस्ट पे ग्रो कर सकते हैं। द फिश स्पीसीज सेलेक्टेड फॉर कंपोजिट फिश कल्चर हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट। जो फिशेस हम सेलेक्ट करते हैं कंपोजिट फिश कल्चर में, उनका जो फीडिंग हैबिट होता है वो अलग होता है, एक दूसरे से अलग होता है, जिससे क्या होता है कि दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड अमंग देमसेल्फ। इससे उनके बीच का जो कंपटीशन होता है वो बिल्कुल
बिल्कुल ज़ीरो होता है, तो वो आपस में फूड के लिए compete नहीं करते क्योंकि उनकी फीडिंग हैबिट अलग होती है. सो ऑल द अवेलेबल फूड इन द पॉन्ड इज़ इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज. और उसके साथ साथ क्या होता है कि जितना भी अवेलेबल होता है फूड उस पॉन्ड में वो सब का सब यूज़ भी हो जाता है. जैसे कटला, रोहू, मृगल ये इंडियन मेजर कार्प हैं एंड सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प ये एग्जॉटिक ब्रीड है, मतलब चाइना से हमने मंगवाया है. दे ग्रो टुगेदर. ये सारे इंडियन मेजर कार्प और एग्जॉटिक ब्रीड कार्प फ्रॉम चाइना. दे कैन कल्चर इन द सेम पॉन्ड. कटला इज़ अ सरफेस फीडर. कटला जो है वो सरफेस फीडर है क्योंकि वो पॉन्ड के सरफेस पे रहेगी. रोहू फीड इन द मिडिल जोन ऑफ द पॉन्ड. रोहू जो है वो मिडिल जोन में रहती है पॉन्ड के. मृगल एंड कॉमन कार्प आर बॉटम फीडर. ये पॉन्ड के बॉटम में रहेंगी, बेड ऑफ पॉन्ड में रहेंगी, तो ये बॉटम फीडर है. एंड ग्रास कार्प फीड ऑन वीट. और जो ग्रास कार्प है वो वीट्स को खाती है. तो ये जितनी भी स्पीसीज़ हैं टुगेदर, दीज स्पीसीज़ कैन यूज़ ऑल द फूड अवेलेबल इन द पॉन्ड विदाउट कम्पीटिंग विद ईच अदर. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सारी जो अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ हैं एक ही पॉन्ड में ये बिना एक दूसरे को compete किए और सारे अवेलेबल फूड को यूटिलाइज़ करके आराम से उसमें ग्रो कर सकती हैं. इससे क्या होगा, इट विल लीड टू इंक्रीज़ इन द फिश ईल्ड टू ग्रेट एक्सटेंट. इससे क्या होगा कि उसी सेम कॉस्ट पे हमारा जो ईल्ड है वो एक बहुत ग्रेट एक्सटेंट पे क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी. हाउएवर कंपोजिट फ़िश कल्चर हैज़ मेनी प्रॉब्लम्स टू. लेकिन कंपोजिट फ़िश कल्चर में प्रॉब्लम्स भी हैं. जैसे अ मेजर प्रॉब्लम इज़ द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स. मछलियों की सीड्स की अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है. मेनी ऑफ दीज फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून. इवन इफ फिश seed is collected from the wild, it can be mixed with that of other species as well. अगर हम वाइल्ड से इसको हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें और भी फिश और भी स्पीसीज़ मिक्सअप होती हैं. Thus to overcome this problem these fishes are bred in ponds using hormonal stimulation. This help in increasing the supply of pure fish feed in the desired quantity. फ़िश के शीट को अवेलेबल कराने के लिए हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली उनको हार्मोनल स्टिमुलेशन देते हैं, जिससे हमें प्योर फिश शीट डिज़ायर्ड क्वांटिटी में मिल जाती है. अगर हम सीड्स जो फिश की शीट्स है अगर हम वहाँ से लाते हैं वाइल्ड से, है ना, तो नेचुरल रिसोर्सेज से लाते हैं तो वहाँ पे और भी उसमें मिक्स होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी होती है कि दूसरे स्पीसीज़ भी उसमें मिक्स हो जाएंगी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हार्मोनल स्टिमुलेशन के थ्रू फिशेस को ब्रीड करवाते हैं. ठीक है, नॉन ब्रीडिंग सीज़न में भी, नॉन मानसून सीज़न में भी, और जिससे हमें प्योर फिश शीट मिल जाती है. तो इसकी हेल्प से हार्मोनल स्टिमुलेशन की हेल्प से भी हम अवेलेबल करा सकते हैं फिश शीट इन द नॉन सीज़न टाइम, एंड thus we can do the composite fish culture. So there are 3 ways by which we grow the fishes. 3 तरीके से हम फिशेस को ग्रो कर रहे हैं. मराइन फिशरीज़, देन इनलैंड में फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर की फ़िशेज़ आती हैं. और कंपोजाइट में हम क्या करते हैं कि कई सारे टाइप की फ़िशेज़ को एक साथ एक पॉन्ड में ग्रो करवाते हैं, और नए टेक्निक और मेथड्स का यूज़ करके हम प्रोडक्शन ऑफ फिश इंक्रीज़ कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस video, and in the next video we'll talk about the next culture. Thank you, have a nice day.